गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वैदिक काल के अंतर्गत महाजनपद काल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हम चैप्टर 1 में हैं और महाजनपद काल एक ऐसा काल है जिसमें भारतवर्ष जो है वो अलग अलग जनपदों में विभाजित हो चुका था। एक स्वस्थ राष्ट्रतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का निर्माण हो रहा था। जैसे आज हम भारत को देखते हैं, भारत में 29 स्टेट्स अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है भारत, और केंद्र शासित प्रदेशों में भी विभाजित हो चुका है। वैदिक काल में भारतवर्ष की सीमाएं कहाँ थी, किस प्रकार थी, कितने अलग अलग भागों में ये बटा हुआ था, ये जनपद काल आपको बेहतर से समझा पाएगा। मैं महाजनपद काल की बात करता हूँ। महाजनपद काल इस काल की सबसे प्रमुख उपलब्धि जो है वो सुदृढ़ राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का विकास होना। इतना पहले, इतना प्राचीन समय में ऐसी व्यवस्था का विकास होना जो आज के काल में भी समझ में आना और सहयोग देने में विश्वास रखती है। ये काल की व्यवस्था जो है वो राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का विकसित होना कहलाता है। एक अच्छी व्यवस्था, और इस व्यवस्था के अंतर्गत हम, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल में स्पष्ट रूप से अलग अलग जनपद, इतने अलग अलग जनपद विभाजित नहीं थे, लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आया तब जनपद व्यवस्था स्पष्ट रूप से समझ में आने लगी और साम्राज्य अलग अलग भागों में भारत बंटने लगा। बौद्ध ग्रंथों में हमें स्पष्ट रूप से ये मिलता है कि कितने महाजनपद भारत में मौजूद थे। बौद्ध, या ध्यान से समझिएगा इसको, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है, और ये 16 महाजनपद आपके सामने है। मैंने डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास किया है। ये 16 महाजनपद जो है वो पूरे भारतवर्ष को स्पष्ट करते हैं। 16 महाजनपद किस प्रकार से हैं, कैसे हैं, एक बार ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। 16 महाजनपद में पहला जो जनपद है वो है अंग। पहले महाजनपद का नाम है अंग। दूसरा महाजनपद है मगध। दूसरा महाजनपद कौन सा है? मगध। अंग, मगध। तीसरा महाजनपद है काशी। तीसरा महाजनपद कौन सा है? काशी। और चौथा महाजनपद है कौशल। चौथा महाजनपद कौन सा है? कौशल। पहला अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी और चौथा कौशल। पांचवा है वाजी। पांचवा कौन सा है? वाजी। पांचवा वाजी। छठा मल। छठा महाजनपद है मल। पहला अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा कौशल, पांचवा वाजी, छठा मल। सातवां महाजनपद था भारतवर्ष में चेदी। सातवां चेदी। और आठवां वत्स। आठवां महाजनपद कौन सा होगा? वत्स। अंग, मगध, काशी, कौशल, वाजी, मल, चेदी और वत्स। नौवां जो महाजनपद था वो था कुरु। नौवां महाजनपद कौन सा था? कुरु। 10वां महाजनपद पांचाल। 10वां महाजनपद था पांचाल। इस प्रकार से हम 10 पूर्ण कर चुके हैं। पहला अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा कौशल, वाजी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल। ये महत्वपूर्ण महाजनपद थे जो भारतवर्ष को प्रतिनिधित्व करते हैं। 11वां है मत्स्य। 11वां जो महाजनपद है वो है मत्स्य। राजधानी के बारे में बात करेंगे हम लोग आगे। ये मत्स्य महत्वपूर्ण महाजनपद था भारत का। इसके बाद 12वां है शूरसेन। 11वां मत्स्य, 12वां शूरसेन। 13वां है अस्मक। 13वां कौन सा है? अस्मक। 14वां है अवंती। 14वां महाजनपद कौन सा था?
अवंती, 15वां है गांधार और 16वां है कम्बोज। 15वां गांधार, 16वां कम्बोज। ये महाजनपद 16 महाजनपदों की संख्या आपके सामने है। मैं एक बार और आपको रिवाइज करा दूं। आप दो दो के जोड़ेंगे रखकर इसको याद कर सकते हैं। जैसे अंग मगध, काशी कौशल, वाजी मल, चेदी वस, कुरु पंचाल, मत्स्य सूर्यसेन, अस्मक अवंती, गांधार कम्बोज। अंग मगध, काशी कौशल, वाजी मल, चेदी वस, कुरु पंचाल, मत्स्य सूर्यसेन, अस्मक अवंती और गांधार कम्बोज। ये 16 महाजनपद हो गए जिनको आप लोग याद कर सकते हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू महत्वपूर्ण भी है। तो इस प्रकार से हमारा भारतवर्ष बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय के आधार पर या इसके अनुसार इन 16 महाजनपदों में विभाजित हो रखा था और इन 16 महाजनपदों में अलग अलग राजा जो है वो यहाँ शासन संचालित करते थे और उनका शासन जो है वो गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक की अच्छी परिभाषा के रूप में कार्य कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास में उस वैभवपूर्ण अतीत को जिसमें वैदिक काल में कौन कौन सी व्यवस्थाएं मौजूद थी। अब प्राचीन भारत में हम लोग गणतंत्रात्मक शासन पद्धति और संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति और संवैधानिक व्यवस्थाएं कैसी थी, किस प्रकार थी, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और संवैधानिक शासन व्यवस्था का प्रमाण मिलते हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले भारत में इस प्रकार की व्यवस्था थी जो गणतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और संवैधानिक शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण रूप था। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजा अपने शासन को संचालित करता है। सभा या संस्था, मैंने आपको सभा और समिति के बारे में जब अंतर समझाया था तब मैंने सभा के बारे में आपको बताया था कि सभा एक ऐसी संस्था है जिसमें अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्तियों का चुनाव किया जाता था और वह सारे सदस्य मिलकर महत्वपूर्ण निर्णयों पर विचार विमर्श करते थे। सभा या संस्था गणराज्यों के कुल प्रमुखों की सर्वोच्च सभा होती थी। कुल प्रमुखों की, यानी जो प्रमुख लोग होते थे, जो अनुभवी लोग होते थे, जो वरिष्ठ लोग होते थे, वह आपस में विचार विमर्श करके जनता के लिए किसी प्रकार का निर्णय लेते थे। इसमें विभिन्न विषयों पर विचार किया जाता था। यह सभा जहां आयोजित होती थी उस स्थान को क्या कहा जाता था? संस्थागार। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संस्थागार क्या होता है? जहां पर सभा का आयोजन होता है उस स्थान को संस्थागार कहा जाता है। अब इस संस्थागार में सदस्यों को निश्चित क्रम में बैठाने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी का नाम क्या था? पन्नापक। क्या नाम था? पन्नापक। इस अधिकारी को पन्नापक कहा जाता था, जो संस्थागार में सदस्यों को एक निश्चित क्रम में बैठाने का कार्य करता था। आज के शासन को अगर आप देखें और उस शासन की तुलना करें तो काफी सारी चीजें आपको इसमें समान नजर आ सकती है। ये एक ऐसा शासन था वैदिक काल का जिसकी व्यवस्था संवैधानिक और व्यवस्थित रूप से चलती थी और यहाँ पर उसी प्रकार से कार्य होता था जैसा आज वर्तमान व्यवस्था में कार्य होता है। अब देखिए आप, मैंने कहा कि संस्थागार में बिठाने के क्रम करने वाले अधिकारी को पन्नापक कहते थे
अगला, सदन में विभिन्न सदस्य होते थे और वह सदस्य किसी भी प्रस्ताव या किसी निर्णय पर सर्वसहमति से अपना मत रखते थे। मतलब कोई अगर निर्णय होता था या किसी प्रस्ताव को पास करना है तो सभी की सहमति पर निर्णय होता था। सभी की सहमति पर निर्णय कैसे होता था? मान लो सदन में किसी प्रस्ताव को रखा जाता था तो जो मौन रहता था उसकी सहमति होती थी, और जो ऑब्जेक्ट करता था, मतलब जिसको इससे सहमति नहीं होती थी, तो जो बोलता था उसकी असहमति प्रतीत होती थी। अब मान लीजिए किसी प्रस्ताव को पास किया गया और उस पर अगर सहमति नहीं बनती है, अगर उस पर सहमति नहीं बनती है, मान लो कोई प्रस्ताव है और अगर 50 लोग हैं और 30 सहमति दे रहे हैं, 20 नहीं दे रहे हैं, तो प्रस्ताव पास नहीं होता था। तो फिर उसके बाद मतदान की व्यवस्था भी थी। क्या व्यवस्था थी? मतदान। यानी वहां पर उस प्रस्ताव को लेकर कितने लोग उसकी सहमति में हैं और कितने लोग उसको लेकर असहमति में हैं, इसका मतदान होता था। और उस मत में, उस प्रस्ताव पर जिसके मत ज्यादा आते थे वो प्रस्ताव पास होता था। तो मतदान की व्यवस्था थी। ये मतदान कैसे होता था? विभिन्न रंग की सलाकाओं द्वारा ये मतदान किया जाता था। जिस रंग की सलाकाओं की संख्या ज्यादा होती थी वह मत पारित होता था। इस प्रकार से मतदान की व्यवस्था उस समय मौजूद थी। अगला पॉइंट है बुद्धघोष की अट्टकथा। एक विद्वान हुए थे जिसकी रचना अट्टकथा के अनुसार उस समय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी अपराध की जांच 7 न्यायिक अधिकारियों द्वारा होती थी। यानी 7 न्याय व्यवस्था के अधिकारी उस अपराध की जांच पड़ताल करते थे और उसकी खोज खबर निकालते थे। उस अपराध की जांच करके उसमें कठोर दंड व्यवस्था का प्रावधान रखते थे। अगर अपराध में अपराधी लिप्त पाया जाता उसको कठोर दंड देने की व्यवस्था भी मौजूद थी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति और संवैधानिक व्यवस्था का रूप था। मैंने आपको कहा कि किसी शासन व्यवस्था के लिए एक अच्छा संविधान होगा तभी देश अच्छे ढंग से चल पाएगा। तो आप देखिए कितने साल पहले ऐसी व्यवस्था मौजूद थी जो शासन को सही ढंग से संचालित कर सके। 25 वर्ष पहले गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। सभा या संस्था गणराज्यों के कुल प्रमुखों की सर्वोच्च सभा होती थी। इसमें विभिन्न विषयों पर विचार होता था। ये मैंने आपको बता दिया है। विभिन्न विषयों पर विचार करके निर्णय लिया जाता। ये सभा जहां आयोजित होती थी उस स्थान को संस्थागार कहा जाता था। बार बार मैं कह रहा हूं कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा कि संस्थागार क्या होता है। तो विभिन्न सभा में जो विभिन्न सदस्य जो सभा आयोजित करते थे उस स्थान को संस्थागार कहा जाता है। संस्थागार में अगला पॉइंट, सदस्यों को निश्चित क्रम में बैठाने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? पन्ना पर। क्या कहा जाता था? पन्ना पर। ये महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रस्ताव को पारित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता था। मैंने आपको बता दिया कि किसी प्रस्ताव को पास करना है तो उसके निर्णय को सर्वसम्मति से लेना है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो बोलेगा, जो नहीं बोल रहा है वो सहमति में है। और अगर कहीं असहमति नजर आ रही है तो मतदान की व्यवस्था भी होती थी, जो विभिन्न रंग की सलाकाओं से जो है वो मतदान होता था। और जिस मत में ज्यादा मतदान होता था, जहां पर जिस पक्ष में ज्यादा मतदान होता था वो प्रस्ताव पास होता था। इस प्रकार की व्यवस्था उस समय मौजूद थी। अंतिम में बुद्धघोष कह रहे हैं अपनी अट्टकथा के अनुसार कि किसी भी अपराध की जांच 7 न्यायिक अधिकारियों द्वारा होती थी और ये 7 न्यायिक अधिकारी अपनी जांच पड़ताल करने के बाद जो अपराधी अपराध में लिप्त पाया जाता था उसको कठोर दंड देते। तो इस प्रकार से प्राचीन ग्रंथों और कई रचनाओं के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि वैदिक काल में किस प्रकार की गणतंत्रात्मक और संवैधानिक व्यवस्था मौजूद थी और कैसे संचालित होती थी। इसकी झलक आप आज की व्यवस्था में भी देख सकते हैं, आज के संविधान में भी देख सकते हैं। आज भी हमारा मंत्रिमंडल होता है, हमारे सदन होते हैं, प्रस्ताव की सहमति से पारित होता है, मतदान की भी व्यवस्था होती है और न्याय व्यवस्था में भी मुख्य रूप से कई न्यायिक अधिकारी जो है वो जांच पड़ताल करते हैं, चाहे वो जिला सेशन कोर्ट हो, चाहे उच्च
न्यायालय हो या अंतिम और सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट। तो इसको ध्यान से समझिएगा, नोट कीजिएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा। किसी तरह की समस्या हो तो मुझे ज़रूर पूछें।